हेलो स्टूडेंट्स, physics101.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 9th का आज का टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। तो फर्स्ट जो इसका रूल है, प्रथम जो नियम है वो क्या है? पहला, प्रथम नियम। प्रथम नियम, ठीक है। तो प्रथम नियम में न्यूटन ने कहा कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, रुकने का मतलब है विरामावस्था में है, तो वो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील है, गति अवस्था में है, गति कर रही है, तो वो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु जिस अवस्था में है, अवस्थाएं आपको दो पता है कितनी होती हैं? दो। कौन कौन सी? विराम अवस्था और गति की अवस्था। दोनों अवस्थाओं में कोई परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रखा हुआ है, रखे होने का मतलब है विराम अवस्था में है। क्या ये स्वयं उठ करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा? नहीं। कब तक नहीं जाएगा? जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो जब तक उस पर ब्रेक नहीं लगाया जाएगा, पृथ्वी का घर्षण बल नहीं लगेगा, सतह का घर्षण बल नहीं लगेगा, तब तक जो वस्तु चल रही है वो नहीं रुकेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विरामावस्था वाली वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहेगी, गति अवस्था वाली वस्तु गति अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो प्रथम नियम यही है। क्या? न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी तथा यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर कोई वस्तु उस वस्तु पर जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम अर्थात अगर न्यूटन का प्रथम नियम पूछे तब भी यही, जड़त्व का नियम पूछे तब भी यही, और गैलीलियो का नियम पूछे तब भी यही। क्लियर होगी बात? ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका आता है द्वितीय नियम, न्यूटन की गति संबंधित द्वितीय नियम। ठीक है,
द्वितीय नियम क्या है देखिएगा। द्वितीय नियम यहाँ पर देखिए, द्वितीय नियम लिखा जा रहा है यहाँ पर, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब क्या मतलब है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का समझिए। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका वेग 0 है, यानी कि ये किसमें है, ये विरामावस्था में है। जब इस पर बल लगाया जाएगा तो ये वस्तु ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ेगा, और जब आगे की ओर बढ़ेगा इसका मतलब है इसका वेग बदलेगा, ठीक है। और इसको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कुछ समय भी लगेगा, यानी कि जब ये इस वेग में परिवर्तन हो रहा होगा, इस वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा होगा, तब उस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कुछ समय भी लगेगा। और आप जानते हैं कि जब वेग में परिवर्तन समय के हिसाब से, समय के अनुसार होता है, तब उसे हम कहते हैं त्वरण। यानी कि इसमें एक नई क्वांटिटी जनरेट हुई, किस वजह से, बाह्य बल की वजह से। बाह्य बल की वजह से इसके वेग में परिवर्तन हुआ, और वेग में परिवर्तन को हम कहते हैं त्वरण। क्लियर होगी बात। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर है और इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, इसके ऊपर बाहर से एक फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण उत्पन्न क्यों होगा, क्योंकि इसका वेग परिवर्तन होगा। वेग परिवर्तन होगा और वेग परिवर्तन होने में कुछ समय लगेगा, और आप जानते हैं वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे में समय, इसे कहते हैं त्वरण ए। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने बल लगाया तो ये बल किसके उत्पन्न होने का कारण बना, त्वरण के उत्पन्न होने का कारण बना। इसका मतलब है कि बल जब ज़्यादा लगेगा तो वेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा, यानी कि त्वरण ज़्यादा होगा। बल कम होगा तो वेग में परिवर्तन कम होगा, तो त्वरण कम होगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो बल होगा वो त्वरण के समानुपाती होगा। ये पहला रिलेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और द्रव्यमान कम होगा तो बल कम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। दोनों का रिलेशन न्यूटन के द्वारा निकाला गया, क्या, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसे आप कहते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है जो न्यूटन के द्वारा बताई गई थी कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ये देखिए यहाँ पर बल लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से बात सुन लीजिए कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन होने का मतलब है उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। इसका मतलब है त्वरण तब उत्पन्न होता है जब उस पर बाह्य बल लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब बल लगेगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा, बल ज़्यादा लगेगा तो त्वरण कम उत्पन्न होगा, और बल कम लगेगा तो
बल कम लगेगा तो त्वरण कम उत्पन्न होगा, बल ज़्यादा लगेगा तो त्वरण ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में समानुपाती हैं। अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो बल ज़्यादा लगेगा, द्रव्यमान कम है तो बल कम लगेगा, तो दोनों ये भी समानुपाती है। इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर रिलेशन बना F इजिकल टू एम इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक। बल का एम के एस या एसआई मात्रक, तो बल का मात्रक, इसका मात्रक किलोग्राम है तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी पूरी राशि को हम क्या कहते हैं, न्यूटन। क्या कहते हैं इसको, न्यूटन। ठीक है, सिंपली एन या एन टी से लिखते हैं इसको, न्यूटन। ठीक है, और अगर सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस सिस्टम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। डाइन का मतलब होता है, इस किलोग्राम की जगह पर आ जाएगा ग्राम, इस मीटर की जगह पर आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं डाइन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो चलिए थर्ड रूल की हम लोग बात कर लेते हैं। तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, थर्ड रूल, तृतीय नियम। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल को हम जनरली कहते हैं एक्शन रिएक्शन रूल, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन रिएक्शन रूल, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा, मान लीजिए दूसरा मैं यहाँ फिगर बना दूँ, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है। ठीक है, और इसके द्वारा यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो जब इसके द्वारा यहाँ पर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो इसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1 से 2 की तरफ। ठीक है, तो ये वस्तु भी इसके ऊपर विपरीत दिशा में उतना ही फोर्स लगाएगी, यानी ये क्या लगाएगी, 2 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर इन दोनों बलों को हम बराबर करें तो बल बराबर तो होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। जितना बल इसने लगाया उतना बल इस वस्तु ने इस व्यक्ति के ऊपर भी लगाया, लेकिन विपरीत दिशा में लगाया, इसलिए यहाँ पर माइनस। यानी कि 1 2 का मतलब है पहले वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ, और जो प्रतिक्रिया लगी वो दूसरी वस्तु से पहली वस्तु की तरफ लगी। तो ये हो गया तृतीय नियम। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये हो गए आपके 3 नियम। कौन से, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। क्लियर होगी बात। आइए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संवेग। संवेग क्या है, ठीक है, देखिए संवेग क्या होता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखी है और उस वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन करना है, किसमें परिवर्तन करना है, वेग में अगर परिवर्तन करना है, वेग में अगर परिवर्तन करना है, तब क्या होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर इस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है जिस पर आप बल लगा रहे हैं, तो आपको अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन अगर इस द्रव्यमान की मात्रा कम है तो यहाँ पर बल कम लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु की विराम या फिर गति अवस्था, विराम का मतलब है प्रारंभिक वेग 0, गति का अवस्था का मतलब है कुछ ना कुछ उसके पास वेग हो। ठीक है,
तो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाया गया जो ये आवश्यक बल है, ये वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और उसके वेग पर भी निर्भर करता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब है विराम अवस्था से गति अवस्था या गति अवस्था से विराम अवस्था। अब एक बात तो समझ में आई कि द्रव्यमान के ऊपर बल निर्भर करता है, लेकिन वेग के ऊपर कैसे निर्भर करता है कि वेग ज़्यादा होगा द्रव्यमान कितना होगा? ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, ये बड़ी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसको रोकने के लिए, यानी स्पीड ज़्यादा है, ये गति अवस्था में है, गति अवस्था से इसको विराम अवस्था में लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर इसका वेग कम हो तब क्या होगा? तब आपको कम फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। एक बड़ा वाहन, ट्रक जा रही हो, कार जा रही हो स्पीड से, उसको रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। एक साइकिल जा रही हो, यानी कि उसका वेग कम हो, तो आपको कम बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, संवेग है, संवेग हमको बल, द्रव्यमान और वेग, इन तीनों राशियों के बीच का जो संबंध है वो हमें बताता है। और संवेग की जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और इसका सिंबल होता है, इसे स्मॉल p, कैपिटल P, कुछ भी, यानी P, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तब देखिए, तो जो हमारा संवेग है वो क्या हो जाएगा? क्या होता है संवेग? संवेग बराबर द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। अगर संवेग का सिंबल P है तो द्रव्यमान का सिंबल M होता है और वेग का सिंबल V होता है। P = M × V, ठीक है। अब इसका जो यूनिट होता है मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होगा? संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक, मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया। क्या होगा मात्रक? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर इसको आप न्यूटन में बनाएंगे तो इसका जो मात्रक होगा, अगला मात्रक, वो होगा न्यूटन सेकंड, ठीक है। इसको आप जनरली ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आवेग। आवेग क्या होता है? अगर किसी वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु बहुत कम समय के लिए टकरा रही है और जब ये वस्तु इस पर टकराएगी, ठीक है, तो ये वस्तु इस वाली वस्तु पर बल लगाएगी। क्या लगाएगी? बल लगाएगी। लेकिन वो बल अगर बहुत कम समय के लिए लगे, तब इन दोनों के गुणनफल को, किसके किसके गुणनफल को? उस बल और उस सूक्ष्म समय अंतराल जो बहुत कम समय लगा है, उनके गुणनफल को कहते हैं आवेग। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है क्रिकेट का बल्ला, ठीक है। ये देखिए बल्ला बन गया और इस पर बॉल जब आती है बड़ी स्पीड से, ठीक है, और जब बॉल इस पर टकराती है, लेकिन वो बॉल बहुत कम समय के लिए लगती है, तो बॉल जब टकराई तो उसने क्या लगाया? फोर्स लगाया, और बहुत कम समय के लिए टकराती है, यानी मान लीजिए ΔT समय के लिए टकराई, तो दोनों का जो गुणनफल होगा उसे हम कहेंगे आवेग। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे क्या? यदि कोई बल, यदि कोई बल कैपिटल F किसी वस्तु पर अल्प समय, अल्प समय का मतलब है बहुत कम समय, अल्प समय, ΔT हमने लिखा, के लिए कार्य करे, के लिए
कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग कहते हैं और इसका सिंबल होता है कैपिटल आई। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल। कौन सा समयांतराल? जो बहुत छोटा सा है। आई बराबर एफ गुणे डेल टी। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा मात्रक किसका? आवेग का मात्रक। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। क्या होगा मात्रक इसका? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखिए, एक टॉपिक है आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। यहां पर लिखेंगे आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। ठीक है, आवेग और संवेग परिवर्तन में क्या संबंध है? ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आवेग की परिभाषा से। हम लोग आवेग का फार्मूला लिखते हैं। आवेग बराबर, या फिर आई नहीं लिखते हैं, शायद आवेग ही लिखते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, जो यहाँ से है, इस जगह से देखिए, इस जगह से है, तो एफ इंटू डेल्टा टी हो गया। ठीक, लेकिन न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसलिए ये वाला एम ए जो है एफ की जगह पर, ये एफ हम यहाँ पर रखेंगे इस वाले जगह पर। ठीक है, तो इसका मतलब है अब आवेग क्या बनेगा? अब आवेग बनेगा एम इंटू ए, ये एम ए यहाँ पर रख दिया हमने, और डेल टी। ठीक, और हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पर देखिए, चूंकि त्वरण जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय या फिर समयांतराल। इसका मतलब है जहां पर ए है, जहां पर ये ए है, वहां पर हम क्या रख सकते हैं? डेल वी अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर रखेंगे आवेग बराबर एम, इस ए के स्थान पर रखेंगे डेल वी बाई डेल टी, और ये क्या है? ये भी डेल टी है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा डेल वी। आवेग बराबर एम इंटू डेल वी। अब जरा बताइए क्या है वेग परिवर्तन? अच्छा, वेग परिवर्तन कैसे होता है? शुरू में कहीं पर u रहा होगा और बाद में v रहा होगा। इसका मतलब है ये v माइनस यू है, इसी को हम लोग कहते हैं डेल v। क्लियर होगी बात? तो जहां पर डेल v है वहां पर हम क्या रखेंगे? वहां पर रखेंगे आवेग बराबर m इंटू वी माइनस यू। तो आवेग बराबर एम वी हो गया और ये हो गया एम यू। द्रव्यमान गुणे वेग ये भी है, द्रव्यमान गुणे वेग ये भी है, लेकिन अंतर क्या है? ये द्रव्यमान गुणे वेग बाद का है और ये द्रव्यमान गुणे पहले का है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये प्रारंभिक वेग है और ये क्या है? अंतिम वेग है। तो ये क्या बना? ये बना संवेग, ये भी बना संवेग, क्योंकि द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग होता है। तो ये भी संवेग, ये भी संवेग, लेकिन चूंकि इसमें अंतिम वेग है इसमें, इसलिए ये अंतिम संवेग है और ये क्या है? प्रारंभिक संवेग। तो आवेग बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक है, और जब संवेग से संवेग को घटाएंगे तो ये क्या है? ये है परिवर्तन। तो किस में परिवर्तन है? ये परिवर्तन है संवेग में। तो ये हो गया संवेग परिवर्तन। ठीक है, इसको हम कहेंगे डेल पी बराबर आई।
ठीक है। तो आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। क्लियर होगी बात? तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट डालें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो हम लोग जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।